नमस्कार, हेल्थ फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। दर्शकों, हमारा लाइफस्टाइल आज जिस तरह का हो गया है, ऐसे में बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारी समस्याएं हैं, टेंशन है और इस टेंशन के बीच में हमारी बॉडी को बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं और एक प्रॉब्लम होती है वो है बालों का झड़ना। आज जिस लाइफस्टाइल में हमारे बाल झड़ रहे हैं या बहुत ज्यादा गंजापन आने लगा है या फिर हेरिडिटी जिसकी वजह से धीरे धीरे बाल कम होने लगे हैं, ऐसे में इस समस्या का हल क्या है, निजात कैसे पाया जाए? हेयर ट्रांसप्लांट, जिसके बारे में आजकल आप बहुत ज्यादा सुनते होंगे, ये इस समस्या का क्या निजात होता है? क्या हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद किसी तरह के साइड इफेक्ट होते हैं? क्या हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं और आज इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुनील अरोड़ा हैं, MCH है, प्लास्टिक सर्जन और हेयर ट्रांसप्लांट और प्लास्टिक सर्जरी करते हैं सर। मेडिकल डायरेक्टर हैं ALCS हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक क्लिनिक है जयपुर में उनका। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मेघा जी। डॉक्टर सुनील अरोड़ा जो 2009 से ये सर्जरी कर रही हैं, हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहे हैं। 2023 आ चुका है और अब लगभग शायद 10,000 के आसपास सर आप सर्जरी कर चुके हैं। जी बिल्कुल, 2009 से हम लोग ये प्रोसीजर्स कर रहे हैं और सर्जरीज काफ़ी कर चुके हैं। इनफैक्ट नंबर और भी ज़्यादा हो सकता है और मोस्टली जो इन 14-15 सालों में ट्रेंड हमने देखा है वो ये देखा है कि हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक सर्जरी कराने वाले लोगों का नंबर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं इस तरह के प्रोसीजर्स कराने में, जो कि लाइफस्टाइल प्रोसीजर्स होते हैं और ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जो एक माइंडसेट को बहुत अच्छे से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देते हैं। जी, क्योंकि आज हम हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करने वाले हैं और सबसे पहले हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में ही जान लेते हैं। सर आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे क्योंकि दिमाग में सवाल लोगों के उठते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराएं या नहीं कराएं, गंजापन हो रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी शादी भी नहीं हुई है फिर भी उससे पहले गंजे हो गए। हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है? हेयर ट्रांसप्लांट वो एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें कि सर के या शरीर के किसी भी हिस्से में जिसमें कि बाल नहीं है और बालों की ज़रूरत है, उस हिस्से में सर के पीछे से बाल लेकर के प्रत्यारोपित करने की प्रक्रिया को हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं। इसमें मोस्टली 3 स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप होता है निकालना बालों का, दूसरा स्टेप होता है बालों के लिए जगह बनाना स्कैल्प के अंदर और तीसरा स्टेप होता है उस जगह में बालों को पिरोना। जी सर, ये किया कैसे जाता है? ये पूरा प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में होता है। हेयर ट्रांसप्लांट में 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है बालों को डोनर एरिया से निकालना। डोनर एरिया वो एरिया होता है स्कैल्प के पीछे का, जो कि मेल्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो मेल्स में भी बॉल्डनेस जो होती है वो टॉप पे या फ्रंट में ही होती है स्कैल्प में मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और जो पीछे का एरिया होता है स्कैल्प का, सर का, उस एरिया में बाल इंटैक्ट रहते हैं। इनफैक्ट लाइक एज होने के बाद भी वहाँ के बाल नहीं जाते हैं, तो उस एरिया को हम सेफ जोन या परमानेंट डोनर एरिया कहते हैं, परमानेंट जोन कहते हैं। उस एरिया से बाल निकाले जाते हैं स्टेप 1 में। और वो जो बाल निकालने की प्रक्रिया है वो 2 तरह से की जा सकती है। एक टेक्निक होती है FUT यानी कि फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट और दूसरी टेक्निक होती है FUE यानी कि फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। बाल निकालने के बाद इन बालों को प्रिपेयर किया जाता है माइक्रोस्कोप में, मैग्नीफिकेशन में, और फिर दूसरा स्टेप जिसके अंदर की जिस एरिया में भी, जो कि मोस्टली स्कैल्प होता है मेल्स के अंदर, स्पेशली फ्रंट का जो एरिया होता है स्कैल्प का जहाँ बॉल्डनेस होती है, उसमें बालों को डालने के लिए जगह बनाई जाती है जिसे हम स्लिट्स कहते हैं। बहुत ही महीन इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके वहाँ पे एक तरह से होल्स क्रिएट किए जाते हैं, बालों को डालने के लिए जगह क्रिएट की जाती है और वो इस तरह से क्रिएट की जाती है जिससे कि डेंसिटी जो है वो काफ़ी अच्छी आए, नेचुरल आए, और उसके साथ साथ जो बालों का डायरेक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैक्सिमम नेचुरल लुक देने की कोशिश की जाती है स्लिटिंग के द्वारा। फिर तीसरा स्टेप आता है जिसको कि हम इम्प्लांटेशन कहते हैं साइंटिफिकली, जिसमें कि जो बाल हमने प्रिपेयर किए हैं और जो स्लिट्स हमने प्रिपेयर की हैं उनके अंदर बालों को पिरोया जाता है और जो एरिया है जहाँ पे बाल नहीं है वहाँ पे पूरे बाल लगाए जाते हैं। इन 3 स्टेप्स को पूरी तरह से लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। पूरे प्रोसीजर के दौरान पेशेंट पूरी तरह से कॉन्शियस रहते हैं, होश में रहते हैं, वो बात करते रहते हैं, म्यूज़िक सुनते रहते हैं, अपने फ़ोन पे बात करते रहते हैं। उसके अलावा हम इन बिटवीन ब्रेक्स भी लेते हैं, जैसे पेशेंट को जब लगता है चाय कॉफ़ी का ब्रेक लेना है या लंच ब्रेक या कुछ मील ब्रेक लेना है तो वो भी साथ साथ चलता रहता है। और पेशेंट सुबह आते हैं, प्रोसीजर करा के 6 से 8 घंटे में वापस अपने घर चले जाते हैं।
सर ये आपने जो प्रत्यारोपण बताया, क्योंकि नॉर्मली सर्जरी जो दिमाग में होती है वो ये होती है एनेस्थीसिया देंगे, उसके बाद बेहोशी होगी, ना जाने कैसे होगा, ये बहुत अच्छा आपने बताया। लेकिन आपने जिक्र किया FUT और FUE। अब FUT और FUE इनमें से बेटर क्या है, ये समझना चाहेंगे। देखिए ये टेक्निक्स हैं दो, जिससे कि सेफ जोन से या डोनर एरिया से बाल निकाले जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। अब FUT में हम क्या करते हैं कि पीछे से डोनर एरिया से एक स्किन की स्ट्रिप ली जाती है और उस स्किन की स्ट्रिप में से फिर एक एक बाल को माइक्रोस्कोप में अंडर मैग्नीफिकेशन, अंडर डायरेक्ट विजन एक एक बाल को सेपरेट किया जाता है। FUE के अंदर डायरेक्टली कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स, स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके डोनर एरिया से एक एक बाल को निकाला जाता है। मैग्नीफिकेशन हम चाहे FUT हो चाहे FUE हो, दोनों टेक्निक्स में यूज़ करते हैं। सो बहुत सारे पेशेंट्स आके हमसे पूछते हैं कि साहब मेरे लिए FUT बेटर है या FUE बेटर है। देखिए दोनों टेक्निक्स के जिसे हम कहते हैं बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं या फिर डिसएडवांटेजेस हैं। ये डिपेंड करता है पेशेंट को क्या रिक्वायरमेंट है, पेशेंट के लिए क्या टेक्निक बेस्ट है, और ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर रहता है वो ये रहता है कि पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कितने ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट कम है तो FUE टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है। ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट अगर मीडियम है तो FUT टेक्निक से बेस्ट रहता है। और अगर ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मतलब एरिया ऑफ बॉल्डनेस जो है वो अगर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा ग्राफ्ट्स चाहिए, तो देन हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हम FUT और FUE कॉम्बिनेशन टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो ये इस तरह से एक मिथ है कि ये टेक्निक बेटर है या ये टेक्निक बेटर है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। एक क्वालिफाइड डॉक्टर से, एक एक्सपीरियंस डॉक्टर से जब भी आप मिलेंगे तो वो आपको टेक्निक आपके हिसाब से बताएंगे कि आपके लिए क्या टेक्निक बेस्ट है। FUE यूजुअली हम अवॉइड करते हैं उन केसेस में जिनमें कि पेशेंट्स काफ़ी यंग होते हैं या फिर एरिया ऑफ बॉल्डनेस काफ़ी ज़्यादा है और बालों की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। पेशेंट की एज अगर हम देखते हैं कि 30 साल के आसपास है और प्लस रिक्वायरमेंट जो बालों की है वो करीब 2 से 2,500 या मैक्सिमम 3,000 ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट है, तो हम उन्हें FUE एडवाइस करते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा अगर एरिया ऑफ बॉल्डनेस है और रिक्वायरमेंट ऑफ ग्राफ्ट्स अगर और भी ज़्यादा है तो हमें फिर FUT या फिर कॉम्बिनेशन टेक्निक पे जाना पड़ता है। सो इसमें हम पेशेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि आप एक चीज़ से किसी पे आप स्टिक ना करें। आप अपने जो भी डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड सर्जन हैं, जो एक्सपीरियंस सर्जन हैं, उन्हें डिसाइड करने दें कि आपके लिए क्या टेक्निक बेटर है। इसके अलावा और भी जो FUT और FUE से रिलेटेड मिथ्स हैं जो काफ़ी पेशेंट्स आके हमसे पूछते हैं, वो ये कहते हैं कि साहब FUT के अंदर स्कार होता है, FUE के अंदर स्कार नहीं होता है। तो देखिए ऐसा नहीं है, ये एक बिल्कुल एब्सोल्यूट मिथ है। चाहे FUT हो चाहे FUE हो, ये दोनों एक तरह से सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, दोनों में ही स्कार्स होते हैं। हाँ, FUT में ये होता है कि एक लीनियर, एक लंबा और एक इनकॉन्स्पिकस सा स्कार होता है जो कि 5-6 महीने में विजिबल नहीं होता है। और FUE के अंदर बहुत ही छोटे छोटे से माइक्रोस्कोपिक डॉट्स होते हैं, स्कार की जो फॉर्म होती है, और वो बाल आने के बाद विजिबल नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम पूरा हेड शेव कर लेंगे तो चाहे FUT हो चाहे FUE हो, दोनों का स्कार विजिबल होता है। सर साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराओगे तो आपको इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स उठाने पड़ेंगे, जैसे कि नसेस आपकी डैमेज हो जाएंगी या ब्रेन पर आपका प्रभाव पड़ेगा या कैंसर आपको हो जाएगा। इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स क्या वाकई में ऐसा होता है? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि इस तरह के मिथ्स बहुत ज़्यादा व्याप्त हैं लोगों में और वो हमसे आके इस तरह की क्वेरीज पूछते रहते हैं। तो अगर मैं एक एक करके बात करूं तो कैंसर का कोई चांस नहीं होता है हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर। उसके अलावा नस डैमेज और इस तरह की प्रॉब्लम्स भी जो हैं, देखिए हेयर ट्रांसप्लांट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर्स अगर वो तरीके से किया जाए और ठीक जगह पे करवाया जाए। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अगर किसी को ब्रेन की कुछ प्रॉब्लम है तो वो न्यूरोसर्जन के पास जाता है, हार्ट की कुछ प्रॉब्लम है तो वो कार्डियक सर्जन के पास जाता है। तो ऐसे ही अगर हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट के एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, जिससे कि ये जो, क्योंकि ये प्रोसीजर्स हैं, ये लाइफस्टाइल प्रोसीजर्स हैं, ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसीजर्स हैं एंड दीज आर कंसिडर्ड एज सेफेस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स। अगर हम कार्डियक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी या किसी और भी ट्रॉमा सर्जरी से इसको कंपेयर करें तो वो सेफ्टी पैरामीटर्स जब एक सर्जन ध्यान रखता है, एक एसेप्सिस का प्रोटोकॉल जो होता है ऑपरेशन थिएटर का, वो ध्यान रखते हैं,
सर्जन जो है वो वेल ट्रेंड हैं, आपके क्वालिफाइड हैं, उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, तो हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही सेफ प्रोसीजर्स है और किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने के या कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस उसमें फिर ना के बराबर हो जाते हैं। बट हाँ, ये एक सर्जरी है, सर्जरी में डेफिनेटली कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं, तो हम पेशेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि जब भी आप डॉक्टर से मिलें तो इस बारे में आप डिस्कशन ज़रूर करें। सर, क्योंकि कई लोगों के मन में ये दिमाग में आता है कि ये हम करवा तो लेंगे, लेकिन क्या ये रिज़ल्ट परमानेंट होंगे, कहीं ऐसा ना हो एक टाइम बाद फिर दोबारा से वो बाल जो है ट्रांसप्लांट कराएं वो हट जाएं। क्या ये सही है कि रिज़ल्ट परमानेंट होते हैं या फिर नहीं होते? देखिए, अगर ट्रांसप्लांट ढंग से किया जाए और एक सेफ जोन जो मैंने डिफाइन किया है, जो पहले आपको बताया था कि सर के पीछे का एक हिस्सा होता है जिसे हम सेफ जोन कहते हैं, जहाँ से कि बाल लिए जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। अगर बाल उस सेफ जोन से ही लिए जाएं ट्रांसप्लांट के लिए, तो जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो लाइफ लॉन्ग तक रहते हैं और परमानेंटली रहते हैं। हाँ, अगर उस सेफ जोन के बाहर से बाल निकाले जाएं ट्रांसप्लांट के लिए, जो जोन की परमानेंट जोन में नहीं आता है, तो डेफिनेटली वो बाल जो होते हैं वो 2 साल 3 साल बाद गिरने शुरू हो जाते हैं। सो ये जब भी आपके डॉक्टर आपको एग्जामिन करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट से पहले, वो आपको उसी समय आपको गाइड कर देंगे कि आपके बालों की लाइफ कितनी रह सकती है, आप एक आइडियल कैंडिडेट हो या नहीं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। और उस समय जो एसेस करने के लिए सबसे बड़ा पैरामीटर होता है वो होता है आपका डोनर एरिया। आपका डोनर एरिया कैसा है, उसमें डेंसिटी कैसी है, उसके बालों की कंडीशन कैसी है, मोटे हैं पतले हैं, इन सब बहुत सारे फैक्टर्स को जब आपके डॉक्टर एग्जामिन करते हैं तो वो आपको उसी समय अच्छे से बता सकते हैं कि हाँ, आपके बालों की लाइफ कितनी रहेगी। और मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे कि मैं खुद अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो 12-13 साल से मैं खुद कर रहा हूँ, पेशेंट्स अभी भी हमारे पास आते हैं और उनके सर पे अभी भी बाल हैं। बट कुछ सिचुएशंस जो कि हम एक कहते हैं ना कि ना डॉक्टर के कंट्रोल में है ना पेशेंट के कंट्रोल में है, वो है एक तो सबसे पहले एज, और दूसरा है कोई ऐसी मेजर इलनेस हो जाए पेशेंट्स को, कोई ऑर्गन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, लिवर रिलेटेड या किडनी रिलेटेड, जिन सिचुएशंस में बॉडी के नॉर्मल सेल्स ही डैमेज होते जाते हैं धीरे धीरे, उन कंडीशंस में डेफिनेटली जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो भी धीरे धीरे कम होते हैं। जी सर, अब क्योंकि आप जो युवा हैं या जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, उनके लिए कोई टिप्स देंगे? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, मैं इतने साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने ये देखा, इनफैक्ट स्पेसिफिकली कोविड के बाद हमने और ये देखा है कि जो हेयर फॉल है उसकी समस्या काफ़ी बढ़ गई है यूथ में आजकल। जो पुराने लोग आते हैं या मैं कहूँगा कि मिडिल एज लोग हमें दिखाने आते हैं, उनमें इतनी ये प्रॉब्लम नहीं थी हेयर फॉल की। और जब हमने उसे पोस्ट कोविड थोड़ा एनालाइज़ किया तो हमें समझ आया कि उसका जो मेजर रीज़न है वो डेफिनेटली, देखिए, जो मेल्स में बाल जाते हैं फ्रंट से और टॉप से, उसका रीज़न तो हेरेडिटरी जेनेटिक्स है और वो मेल हार्मोन सेंसिटिविटी की वजह से होता है। बट कई लोगों में, मेल्स में डिफ्यूज़ हेयर लॉस होता है, मतलब पूरे स्कैल्प से हेयर लॉस होता है, और फीमेल्स में भी हेयर लॉस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है आजकल यंग जनरेशन में, और उसका सबसे बड़ा कारण है लाइफस्टाइल। सो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम थोड़ा अडॉप्ट कर सकें और ख़ुद का ध्यान रख सकें तो बहुत, और ख़ुद का भी ध्यान रखें और बालों का भी ध्यान रखें, और थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रेस कम कर सकें, क्योंकि स्ट्रेस ख़त्म तो नहीं हो सकता, आप जस्ट उसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप एक सर्टेन लेवल तक मैनेज करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो बालों की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी और बालों की लाइफ भी डेफिनेटली बढ़ेगी। ठीक है, ये तो आपने जाना हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कि किस तरह से आप करवा सकते हैं। देखिए, जो भी अगर आप सर्जरी करवा रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं या फिर हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो किसी योग्य डॉक्टर के निरीक्षण में ही कराएं, उनके द्वारा ही करवाया जाए। अब आगे प्लास्टिक सर्जरी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हेल्थ फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है, और डॉक्टर सुनील अरोड़ा हमारे साथ आज हेल्थ फर्स्ट में मौजूद हैं। एमसीएच हैं, प्लास्टिक सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट और प्लास्टिक सर्जन हैं, और लगातार इस तरह की सर्जरी वो 2009 से कर रहे हैं, चाहे वो हेयर ट्रांसप्लांट हो या प्लास्टिक सर्जरी हो। और प्लास्टिक सर्जरी की अब बात करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी अगर आपके चेहरे पर या आपके किसी भी बॉडी पार्ट पर स्कार हैं, वो बहुत बुरे लगते हैं, और अब आप चाहते हैं कि उनको हटाया जाए या मिटा दिया जाए, तो क्या ये परमानेंट जा सकते हैं, या जो स्कार हैं क्या वो बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं। और साथ ही साथ प्लास्टिक सर्जरी जो की जाती है आपको और खूबसूरत बनाने के लिए, तो उस पर लेकर भी सवाल हैं। और प्लास्टिक सर्जरी की बात कर लेते हैं। डॉक्टर, कॉस्मेटिक सर्जरी क्या होती है? प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, ये शायद एक ही वर्ड है।
देखिए, प्लास्टिक सर्जरी एक अगर हम बात करें ब्रॉडली स्पीकिंग, तो वो सर्जरी है जिसको कि हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होती है कॉस्मेटिक सर्जरी और एक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी वो सर्जरी होती है जो बॉडी के किसी भी पार्ट को जो कि नियर नॉर्मल या फिर नॉर्मल है उससे और ज़्यादा अट्रैक्टिव या और ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए की जाती है, उसे हम कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं। और जो किसी चोट की वजह से या जलने की वजह से सर्जरी की जाती है उस पार्ट को ठीक करने के लिए, उसे हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कहते हैं। इस रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में कैंसर सर्जरी के बाद जो डिफेक्ट्स रहते हैं उन्हें भी कवर किया जाता है। वो बहुत बड़ा एक डोमेन है जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के अंडर आता है। जी सर, अगर हम इस कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करें, किन लोगों को ये कॉस्मेटिक सर्जरी करवानी चाहिए या किन्हें ज़रूरत पड़ती है? देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी एक टोटली जिसे हम कहते हैं इलेक्टिव चीज़ है, ऑप्शनल चीज़ है। जिनको भी ये लगता है कि हाँ, अब जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी हम हेड से लेकर टो तक किसी भी पार्ट की कर सकते हैं। कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट जो आपको बॉदर करता हो कि हाँ, ये मेरा बॉडी पार्ट जो है ये और अच्छा हो सकता है दिखने में, या मेरे को जिस तरह पेशेंट कहते हैं कि फेस पे सूट नहीं कर रहा है। कई पेशेंट्स आते हैं हमारे पास नोज़ के लिए, वो कहते हैं कि मेरी नोज़ जो है वो फ्लैट है, वो ब्रॉड है, मेरे को पॉइंटेड नोज़ चाहिए, ऐसी नोज़ चाहिए जो कि मेरे फेस पे सूट करे। उसके अलावा बाकी बॉडी के और पार्ट्स में भी, स्पेशली जैसे फीमेल्स के लिए मैं बात करूं, प्रेगनेंसी के बाद जो चेंजेस आते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद जो चेंजेस आते हैं बॉडी में, तो वो चेंजेस भी काफ़ी हद तक हम रिवर्स कर सकते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी से। तो जिनको भी ये लगता है, मेल हो या फीमेल हो, कि उन्हें अपने स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में और वो चाहते हैं कि वो बेटर करें, उसे और आकर्षक बनाएं, तो वो कॉस्मेटिक सर्जरी के द्वारा किया जा सकता है और बिल्कुल इलेक्टिव और ऑप्शनल प्रोसीजर होता है। हाँ, उसके लिए आपको डेफिनेटली अपने अगेन डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे और आपको वो ये उस समय बता पाएंगे एग्जामिन करने के बाद कि क्या कॉस्मेटिक सर्जरी से आपको बेनिफिट हो सकता है या नहीं हो सकता है। सर, क्योंकि जब ये कॉस्मेटिक सर्जरी की जाती है, बहुत से हमने सेलिब्रिटीज़ के एग्जाम्पल देखे हैं कि जब वो सर्जरी करवाते हैं इस तरह की, कई तो बहुत खूबसूरत होती हैं सर्जरीज़ और कुछ सर्जरीज़ के बाद बहुत बिगड़ जाता है, तो क्या इसके नुकसान होते हैं? देखिए, अगेन मैं बात करूं अगर कॉस्मेटिक सर्जरी की स्पेसिफिकली, तो हमारे लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है कॉस्मेटिक सर्जरी करने के लिए या हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए, वो हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि जो हमारे पेशेंट्स हों वो मेडिकली फिट हों। उसके अलावा उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हो वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से मतलब ये कि उन्हें ये पता हो कि उन्हें करंट सिचुएशन उनकी ये है और उनकी जो करंट सिचुएशन है उसमें इतना इम्प्रूवमेंट आएगा और वो इस तरह की अपीयरेंस फाइनली अचीव करेंगे। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक होती हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरा, जिनसे आप करवा रहे हैं अगेन वो उनका कितना एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशंस हैं। तो कॉस्मेटिक सर्जरी इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर्स और नुकसान का जो एक तरह से संभावनाएं होने की वो बहुत ही कम हो जाती है। अगर हम फ़ायदे की बात करें कॉस्मेटिक सर्जरी से, तो देखिए कॉस्मेटिक सर्जरी मोस्ट ऑफ द टाइम्स वही कराते हैं पेशेंट्स जो कि डिससेटिस्फाइड होते हैं अपनी बॉडी के पार्ट से और वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के एक नेगेटिव साइकी डेवलप कर लेते हैं और एक लो सेल्फ एस्टीम में रह रहे होते हैं। तो जब ये प्रोसीजर्स होते हैं और सक्सेसफुल होते हैं तो और अपीयरेंस वाइज दीज प्रोसीजर्स आर ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसीजर्स। तो प्रोसीजर होने के बाद पेशेंट्स का माइंडसेट बहुत पॉजिटिव हो जाता है, उनका साइकी चेंज हो जाता है, वो हर चीज़ को पॉजिटिव अप्रोच से देखना शुरू कर देते हैं, कॉन्फिडेंस बूस्टर्स होते हैं और वो अपनी लाइफ को बहुत एक तरह से और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जीते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, कई पेशेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट जिनका हमने किया और काफ़ी हेल्दी थे और एज भी 40-45 के आसपास थी। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जब हम हमसे मिलने आते हैं तो वो मतलब खुद इतनी पॉजिटिविटी से आते हैं कि उन्होंने वेट लूज़ कर लिया 15-20 kgs, कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं और थोड़ा वाइब्रेंट से रहते हैं और अच्छा पॉजिटिव फील करते हैं लाइफ के प्रति। हाँ। सर, ये रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं आप, क्या रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं ये? देखिए, अगर हम कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करें तो कॉस्मेटिक सर्जरी जब हम करते हैं तो रिजल्ट्स मैं परमानेंट तो नहीं कहूँगा, बिकॉज एजिंग जो एक प्रोसेस है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और एक नेचुरल प्रोसेस है, तो उसे हम एक तरह से पूरा रिवर्स नहीं कर सकते या उसे हम रोक नहीं सकते। बट हाँ, हम आपकी अपीयरेंस इंप्रूव कर सकते हैं, आपको और अट्रैक्टिव और यंग बना सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो सर्जरीज होती हैं इनका इफेक्ट, अगर मैं ऐसा कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है ईयर्स में या ड्यूरेशन के अंदर, बट फिर भी हम रफली देखते हैं अगर एज़ पर एक्सपीरियंस, तो सर्जरी से अगर हम किसी चीज़ को इम्प्रूव करवाते हैं तो उसका इफेक्ट आराम से 7-8 साल तक रहता है।
बट हाँ, एजिंग के साथ साथ थोड़ा सा वापस पहले वाली कंडीशन आने लगती है, तो जिसके लिए बहुत सारे पेशेंट्स रिविजनल सर्जरीज भी करवाते हैं, सो दैट वो जो उनका एक लुक था, अच्छा यूथफुल अट्रैक्टिव लुक जो उन्होंने पहली सर्जरी के बाद प्राप्त किया था, वो वापस से अचीव कर सकें और एक वापस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रह सकें। अगर हम नॉन सर्जिकल कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की बात करेंगे, जैसे कि बोटॉक्स फिलर्स हो गए और लेज़र्स और बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं नॉन सर्जिकल, उनका इफेक्ट इतना लंबा नहीं रहता है। उनका इफेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स 6 महीने से 9 महीने रहता है और फिर उन्हें रिपीट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। सर, कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमने बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखी या ऐसे चेहरे भी देखे जो बिगड़ भी गए, तो क्या इनमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? कॉस्मेटिक सर्जरी डेफिनेटली एक मेजर सर्जरी होती है और एक मेजर डिसीजन होता है पेशेंट के पार्ट पे, क्योंकि अगर कोई बीमारी होती है, कोई डिजीज़ होती है, तो पेशेंट्स के पास या इनफैक्ट डॉक्टर के पास भी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। उस केस में बीमारी के लिए सर्जरी करना या दवाई लेना होता ही होता है और एक कंपलसरी होता है। बट कॉस्मेटिक सर्जरी एक ऑप्शनल प्रोसीजर होता है, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो जानना ज़रूरी है पेशेंट के लिए, वो ये है कि जो आपके डॉक्टर हैं जो आप पे कोऑपरेट करेंगे, वो कितने क्वालिफाइड हैं, क्या वो बोर्ड सर्टिफाइड है या नहीं, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है और कितना उनका एक्सपीरियंस है, किस तरह की वो सर्जरीज करते हैं, कितनी वो सर्जरीज इस तरह की कर चुके हैं। अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के पेशेंट डॉक्टर चूज़ करते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। और इन केस अगर कॉम्प्लिकेशंस होती भी है, जिसका कि अगर हम बात करें एज़ पर माई एक्सपीरियंस, तो परसेंटेज देखें तो 2 to 5% एक रेट है कॉम्प्लिकेशंस होने की, तो वो राइट टाइम पे और राइट अप्रोच से मैनेज हो जाती है, जिससे कि पेशेंट की जो रिकवरी है वो जल्दी हो जाती है और वो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे अचीव कर सकते हैं। सर, आपने 10,000 के आसपास कॉस्मेटिक सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट की हैं, सक्सेस रेट क्या रहता है इसमें? जी बिल्कुल, देखिए मैं एक ट्रेन प्लास्टिक सर्जन हूँ और हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो एक तरह से इस तरह से होती है कि ओटी कैसे मेंटेन किया जाना चाहिए, सर्जिकल एसेप्सिस के जो प्रोटोकॉल है वो कैसे फॉलो किए जाने चाहिए। सो सबसे बड़ी जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है इस तरह के प्रोसीजर्स में वो होती है इन्फेक्शन। तो जब हम ये एसेप्सिस के प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं और एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है सर्जन की, तो इन्फेक्शन की संभावना ना के बराबर हो जाती है। ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम बात करें कि अगर इतने केसेस होते हैं और उनमें क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो अराउंड 2 to 5% एक रेशो रहता है कॉम्प्लिकेशंस होने का, किसी भी तरह की, छोटे से लेकर के बड़े। बट हाँ, उनको राइट टाइम पे मैनेज किया जाए विद राइट अप्रोच, तो पेशेंट पूरा नॉर्मल रिकवर कर जाते हैं और किसी भी तरह की लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स डेवलप बिल्कुल नहीं होती है कॉस्मेटिक सर्जरी में। जी, तो डॉक्टर सुनील अरोड़ा जो आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं या कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं तो आपको क्या क्या ख्याल रखना है। और अगर आपके दिमाग में बहुत सारे मिथ हैं तो आई होप आज जब आपने डॉक्टर को सुना होगा तो बहुत कुछ आपके दिमाग से क्लियर भी हुआ होगा। और अगर आप सोच रहे हैं इस बारे में तो आप डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लें और अच्छे डॉक्टर से परामर्श लें। बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी के लिए। थैंक यू। फिलहाल के लिए हेल्थ फर्स्ट में इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।